नमस्कार। आज हम भारत के कोर्ट कचहरी के सिस्टम पर, मतलब हमारी न्यायिक प्रणाली पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, ये कैसे काम करती है, इसकी भूमिका क्या है? और सबसे जरूरी, ये हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे करती हैं। हमारे पास कुछ एकेडमिक नोट्स और क्लास 8 की अध्ययन सामग्री भी है जो इस काफी जटिल विषय को सरल बनाने में मदद करेगी। तो चलिए इस व्यवस्था की परतों को खोलते हैं। तो भारत की अदालती व्यवस्था को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पिरामिड की तरह सोचना। पिरामिड? ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब सबसे नीचे एक बहुत बड़ी नींव की तरह है हमारी जिला या निचली अदालतें। ये हर जिले और शहर में होती हैं। और ज्यादातर मामले तो यहीं सुलझाए जाते हैं। बिल्कुल। फिर इनके ऊपर हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है जो उस राज्य की सबसे ऊंची अदालत है। और सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर है दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट। हाँ, संरचना तो यही है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक एकीकृत व्यवस्था है। एकीकृत मतलब? मतलब ये तीनों स्तर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो वो देश की बाकी सभी अदालतों को मानना ही होता है। एक तरह से वो कानून बन जाता है। अच्छा, तो इससे पूरे देश में कानून की एकरूपता बनी रहती है। सही बात। तो फिर फैसले सुनाने के अलावा अदालतों की और क्या-क्या मुख्य भूमिकाएं हैं? देखिए, मुख्य रूप से 3 बड़े काम हैं। पहला तो साफ है, विवादों को सुलझाना। जैसे नागरिकों के बीच झगड़ा। हाँ, या नागरिकों और सरकार के बीच, या फिर 2 राज्य सरकारों के बीच। दूसरा काम है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। और तीसरा काम जो मुझे हमेशा बहुत शक्तिशाली लगता है वो है न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हमारी संसद कोई ऐसा कानून पास कर दे जो संविधान के खिलाफ हो, तो क्या अदालत उसे रद्द कर सकती है? बिल्कुल, और यही शक्ति न्यायपालिका को असल में स्वतंत्र बनाती है। ये लोकतंत्र के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार की कोई भी एक शाखा बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। अच्छा, एक और बात, जब हम केस या मुकदमे की बात करते हैं तो अक्सर जहन में चोरी, मारपीट जैसी चीजें आती हैं। हाँ, आपराधिक मामले। लेकिन किराया न देने का झगड़ा या तलाक का मामला भी तो एक केस ही है। इन दोनों में क्या फर्क है? ये बहुत जरूरी फर्क है। जो चोरी डकैती वाले मामले हैं उन्हें हम आपराधिक या क्रिमिनल लॉ कहते हैं। इनकी शुरुआत अक्सर पुलिस में एफआईआर दर्ज होने से होती है। और अगर जुर्म साबित हो गया तो सजा में जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और दूसरे वाले जो तलाक या जमीन के मामले हैं, उन्हें दीवानी या सिविल लॉ के तहत देखा जाता है। ये 2 लोगों या पार्टियों के बीच के निजी अधिकारों से जुड़े होते हैं। इसमें जो प्रभावित पक्ष है वो सीधा कोर्ट में याचिका दायर करता है। और इसमें सजा नहीं होती? नहीं, इसमें जेल नहीं होती। अदालत आमतौर पर राहत देती है, जैसे मकान मालिक को उसका बकाया किराया दिलवाना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। सैद्धांतिक रूप से तो हर नागरिक अदालत जा सकता है, पर क्या असल में ऐसा है? यही हमारी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती रही है। हाँ, क्योंकि अदालती प्रक्रिया तो महंगी और बहुत बहुत ज्यादा समय लेने वाली हो सकती है। सही बात। और इसी मुश्किल को समझते हुए 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही अहम आइडिया लेकर आया, जनहित याचिका, PIL। PIL, हाँ। इसका मतलब था कि अब कोई भी व्यक्ति या संस्था उन लोगों की तरफ से केस कर सकती है जो खुद अदालत तक नहीं पहुंच सकते। या तक कि सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया एक पत्र या टेलीग्राम भी याचिका माना जा सकता है। हाँ, मैंने ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के 1985 वाले मशहूर केस के बारे में पढ़ा है। वो झुग्गीवासियों को हटाने के बारे में था, है ना? बिल्कुल। और उस केस ने ही जीवन के अधिकार की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है। हाँ, आप किसी की रोजी रोटी छीने बिना उसे ऐसे ही नहीं हटा सकते। इस एक फैसले ने लाखों लोगों को बेघर होने से बचाया था। तो कुल मिलाकर भारत की न्यायपालिका एक बहुत शक्तिशाली और अच्छी तरह से संरचित प्रणाली है। लेकिन PIL जैसी व्यवस्था के बावजूद इंसाफ तक पहुंचना आज भी एक लंबा सफर हो सकता है। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। इन्हीं स्रोतों में एक मकान मालिक की कहानी का जिक्र है जिसे अपना ही घर वापस पाने के लिए 20 साल तक केस लड़ना पड़ा। 20 साल? हाँ, ये उस पुरानी कहावत को सच करता है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी न्यायपालिका की शक्ति और संरचना के बावजूद क्या समय पर न्याय दिला पाना ही आज सबसे बड़ी चुनौती है?